हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी थी। साइकोलॉजी की इस स्पेशलाइजेशन फील्ड को समझा था हमने, जिसका नाम था काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज के लेक्चर में हम अगली साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन फील्ड के बारे में बात करेंगे, डैट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जो फील्ड है, इससे हम क्या समझ सकते हैं आकांक्षा, आप मुझे बताओ। ये साइकोलॉजी की फील्ड जो है, इसको बोला जा रहा है कि ये एक स्पेशलाइजेशन की फील्ड है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में भी है, वो फॉर्म्स में भी है। ऐसा क्यों? इस फील्ड की नीड ही क्या है? एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देने के लिए, और वर्किंग प्लेस में क्या होता है? वर्कलोड की वजह से। हाँ, तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की तरह काम कर सकता है ना। क्या पता कोई रोटी कमाने के चक्कर में ज़बरदस्ती मतलब जॉब पे जाना पड़ रहा हो मजबूरी में किसी पर्सन को, लेकिन उसके ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट, आपका आंसर एकदम सही है। तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो है, इट डील्स विद वर्क प्लेस बिहेवियर। वर्क प्लेस बिहेवियर मतलब जिस जगह पर आप काम करते हो, द प्लेस एट विच और वियर यू वर्क, वहाँ पर आपके बिहेवियर से रिलेटेड, बिहेवियर को स्टडी करा जाता है, और बिहेवियर से रिलेटेड जो भी पर्सन का मान लो कि वर्कलोड है, उस वर्कलोड की वजह से पर्सन को कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कल को ऐसा ना हो कि वो जो स्ट्रेस है पर्सन का किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए। इन सारे इश्यूज को डील करने के लिए वी नीड अ फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इट डील्स विद द वर्क प्लेस बिहेवियर। यहाँ पर हमारा फोकस दोनों स्टेक होल्डर्स पर होता है। दो स्टेक होल्डर्स किसी भी वर्क प्लेस पर कौन होंगे? एक जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो काम कर रहे होंगे, और दूसरा जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वहाँ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में जो मालिक है, और जो सारे बाकी जो को एम्प्लॉयज़ हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, इन सब का आपस में रिलेशन कैसा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या जिनको आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, दे आर कंसर्न विद ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग किस प्रकार से हुई है, वर्क कंडीशंस को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या डेवलप करा जा सकता है, यहाँ पर भी मदद कर सकते हैं इंडस्ट्रियल्स या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के दोस्तों टेस्ट होते हैं। हमेशा नहीं लिए जाते हैं हर जगह पर, ये डिपेंड करता है कि अगर किसी एक जगह पर किसी इंडस्ट्री ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट को हायर करके रखा हुआ है, तो वो किसी पर्सन को, ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप भी जानते हो दोस्तों कि आपने यूपीएससी का मान लो कि इंटरव्यू दे रखा है। अब इंटरव्यूअर्स को भी ये वाली बात पता है कि 40-45 मिनट के अंदर वो आपकी पर्सनैलिटी के हर एक आस्पेक्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनके बेसिस पर हमें पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में रिफ्लेक्शन पता लग जाती है, या पर्सन अगर फेक तरीके से बिहेव कर रहा है या कर रही है इंटरव्यू रूम में बैठकर, तो वो हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, उसके अंदर भी हो सकता है ना कि इंटरव्यू हो। हम यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी के इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल हर एक जगह पर जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है और जहाँ पर इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो फेक हो, आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एक नकाब पहन रखा हो। उसको अनफोल्ड करने के लिए दीज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दे कैन डेवलप अ क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया जो है वो टेस्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है।
तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो है, अगर किसी कंट्री ने किसी साइकोलॉजिस्ट को जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा है या हायर कर रखा है किसी कंपनी ने, तो वो ये रिकमेंड कर सकता है कंपनी को कि कंपनी जो है वो नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करे, नए तरीके से वर्किंग कंडीशंस वगैरह को, टाइम टेबल को, सबको ईजाद करे, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है मैनेजर्स और स्टाफ के बीच में वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आए। वहाँ पर जो भी लोग, जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, मैनेजर भी एक प्रकार का एम्प्लॉय है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि सीनियर जो लोग हैं, जैसे जिनको मैनेजर कहा जा रहा है, वो एक तरीके से स्टाफ के साथ उनका इंटरेक्शन हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको डांटने के लिए, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए ही मैनेजर्स जो हैं वो कंपनी में होते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या जिनको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हम ये कहें, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कि मैनेजर्स और स्टाफ के बीच में अगर हमें कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है, उनके बीच में अगर हमें कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है, उनके बीच में अगर हमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के अलावा इंटरेक्शन को जो है वो बढ़ाना है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वर्किंग रिलेशंस जो है या वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल हो। कॉर्डियल से कहने का मतलब हमारा ये है कि फ्रेंडली हो। जब वर्कलोड की रिक्वायरमेंट है तो वर्कलोड हो, लेकिन वर्कलोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा एक राइजिंग ट्रेंड पे ही दिखे आपको। वर्कलोड अगर राइजिंग ट्रेंड पर है तो दोबारा से उसको स्मूदन आउट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एक इससे प्रक्रिया पैदा हो सकती है जो कि हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जुड़ी होती है, जिसको कहा जाता है ज़्यादा काम करने की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से पर्सन के अंदर एक स्टेज पैदा हो जाती है। उस स्टेज को दोस्तों कहा जाता है बर्नआउट। पर्सन बर्नआउट फील कर सकता है या कर सकती है, और बर्नआउट में बहुत सारे रिएक्शंस फिर पर्सन के बाहर निकलते हैं। जैसे स्ट्रेस तो एक है ही, उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन होना, ठीक है, या फिर काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन्ड जो है वो फील करना, या फिर जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर गिरावट आ जाना, या पर्सन का आगे चलकर ये ऐसा हाल हो कि अभी तक तो वो अच्छे से काम कर रहा था एक जगह पर, लेकिन अब उसका देयर इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब उसका मन ही नहीं लगता है, या किसी भी काम के अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, अंदर से काम करना चाह भी रहा है लेकिन अब प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। तो ये होता है बर्नआउट, और बर्नआउट में पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है, और ये हार्म साइकोलॉजिकल हार्म होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस पेज पर मैंने आपसे कुछ टेस्ट की बात करी थी कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो है वो लिए जा सकते हैं। ये टेस्ट जो हैं जनरली जैसे जो लोग आर्म फोर्सेस की तैयारी करते हैं उनको भी फेस करने को मिलते हैं, और इन टेस्ट के अलग अलग नाम होते हैं, और हर एक टेस्ट से हमें अलग अलग पर्सन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ट्रेड्स, उनकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में पता लगता है। तो अगर हम ऐसे किसी टेस्ट के कुछ नाम लें जो कि आप क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे, तो वो होते हैं ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, पर्सन को बोला जाता है एक कैरेक्टर या एक फिगर बनाकर दिखाओ, ठीक है। उसके बेसिस पर पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करा जाता है, और जब वो एक फिगर को बना लेता है, मान लो उसने किसी एक मेल की फिगर बनाई, कार्टूनिक फॉर्म में बनाई, कैसे भी बनाई, उसके बाद उसको बोला जाता है कि अपोजिट जेंडर की एक पिक्चर बनाओ और बताओ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये यही तुमने क्यों बनाया, इसको ऐसे ही मूड में क्यों दिखाया। तो ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल तरीके से क्लास 12th की एनसीईआरटी में सीखोगे। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉ पर्सन टेस्ट, तो हो गया। फिर एक टेस्ट होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। पर्सन को कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं लेकिन उनको इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है, और पर्सन को बोला जाता है इन सेंटेंसेस को आगे कंप्लीट करो।
पर्सन जो भी सेंटेंस को, जो भी शब्द को, सेंटेंसेस को यूज़ करके कंप्लीट करता है या करती है, उसके बेसिस पर अगेन उसकी पर्सनैलिटी, उसकी क्वालिटीज़, उसके बिहेवियर को, उसके अनकॉन्शियस माइंड को पता लगाया जाता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं टैट। टैट की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। पर्सन को कुछ फोटोज वगैरह दिखाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे छोटे छोटे जो कार्ड्स होते हैं, कार्डबोर्ड पर या किसी भी एक चीज़ पर कुछ फोटोज दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि हर एक कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। पर्सन के रिस्पॉन्स के बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी को जज करा जाता है। फिर एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रॉसैच इंक ब्लॉट टेस्ट। यहां पर क्या करा जाता है, पर्सन को बोला जाता है एक शीट ऑफ पेपर को लो, एक शीट ऑफ पेपर को लो, बीच में उसको बोला जाता है कि यहां पर एक इंक गिरा दो। इंक गिराने के बाद इस पेपर को जो है, इस पेपर को फोल्ड करा जाता है हर एक एस्पेक्ट से, 4 तरीके से फोल्ड करा जाता है और इस पेपर का साइज कुछ ऐसा बना दिया जाता है चारों तरीके से। जैसे एक यहाँ से राइट हैंड साइड से फोल्ड करा, लेफ्ट हैंड साइड से फोल्ड करा, फिर अपर साइड से फोल्ड करा और डाउनवर्ड डायरेक्शन से इसको फोल्ड करा, पेपर मुड़ गया। अब उसके बाद बोला जाता है पर्सन को कि इस पेपर को दोबारा से अनफोल्ड करो, बीच में इंक गिरी हुई थी, ठीक है। अब यहां पर जब पेपर को फोल्ड करने के बाद कोई एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, पर्सन से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें इस पैटर्न के अंदर, इस चित्र के अंदर क्या दिख रहा है, वॉट डू यू सी, वॉट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दिस फिगर। ये जो बनकर आई है पेपर के ऊपर, पर्सन के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो भी आंसर्स होते हैं, उसके बेसिस पर अगेन पर्सन को टेस्ट करा जाता है। ये सारे टेस्ट दोस्तों प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये वाले टेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन में, नेवी, एयरफोर्स और ये जो भी आर्म्ड फोर्सेस की अलग अलग जो फील्ड्स होती हैं, सीआरपीएफ वगैरह, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्टल गार्ड्स, उन सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली बताई जाती हैं। मतलब ये वाले टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसके बेसिस पर पर्सन की पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसको टेस्ट करा जाता है। कभी कभार कुछ ऐसे टेस्ट भी करे जाते हैं कि एक टीवी की स्क्रीन पर या एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर एक जो है इमेज होती है, किसी एक औरत की होती है, कुछ भी होती है, लेकिन उस इमेज के अंदर एक और इमेज होती है कि आप कितनी शार्पली उसको देख पा रहे हो उस इमेज को, ये ऑब्जर्व करा जाता है। अब जो आउटर इमेज जो दिखाई जाती है वो थोड़ी सी नोटोरियस होती है, मतलब वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ गलत हरकत कर रहा है, गंदी हरकत कर रहा है, यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आ रही है चीज़ बताने में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर जो है एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज छुपा होता है। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पर, आपकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इंटरव्यूअर आपको जज कर सकता है ऐसे रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर कि आपका दिमाग कितना पवित्र है या कितना अशुद्ध है। ऐसे भी टेस्ट होते हैं बहुत सारी जगह पर, मतलब ये वाले टेस्ट मैं आर्म फोर्सेस के लिए नहीं कह रहा, वहाँ पर भी होते हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि आप आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके कोई अलग से टेस्ट नहीं होते हैं कि आप सोच रहे हो इसका एक अलग से एग्जाम होगा। वो इंटरव्यू रूम में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी 1-2 टेस्ट लेकर, या ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल आपसे सवाल जवाब आपकी फील्ड से, आपके जीके वगैरह से पूछ लिए और ये वाले टेस्ट ना भी हो। लेकिन जर्नली मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जो कैंडिडेट जो आर्म फोर्सेज वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के टेस्ट से एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बेसिकली जज करते हैं।
ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये दोनों सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो जो बैकग्राउंड होता है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, ये क्या होता है, ये कैसे बने होते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट। तो इसके लिए दोस्तों कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कंपनी बेसिकली ऐसे साइकोलॉजिस्ट को हायर कर सकती हैं। तो इन्होंने बस लाइफ में ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी होती है इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दिमाग को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। और उसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, लोगों के सोशल बिहेवियर को, सोशल एस्पेक्ट को और सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ये समझने में सक्षम होते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी होती है, दे आर प्रोफेशनल्स इन डैट। तो इसके बेसिस पर कंपनीज को जो इस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट जो पसंद आते हैं, तो कंपनी बोलती है कि हमारे यहाँ क्योंकि कोई गलत एम्प्लॉय सिलेक्ट ना हो जाए, तो आप क्राइटेरिया बताओ, आप बताओ कि उनके साथ हमें किस प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट करवाना है, या फिर हम अपनी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डीमोरलाइज फील कर रहे हैं, बड़े दिन से थके थके से रहते हैं, हमारा प्रॉफिट रेशियो जो है वो उसकी वजह से कम हो रहा है, तो आप हमें बताओ कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा क्या करें, या फिर माहौल वगैरह अंदर का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कैसे चेंज करें। ऐसे साइकोलॉजिस्ट फिर जो रिकमेंडेशन देते हैं उसके बेसिस पर कंपनीज अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हैं, ताकि बेटर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की निकल कर आए और ओवरऑल कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। इसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं और उनको सैलरी भी मिलती है इस चीज़ के लिए। आई होप आकांक्षा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखो आप ये पूछ रहे हो कि मतलब कस्टमर्स के लिए मतलब ये वाले साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई होकर जाए कि नहीं जाए। तो ये ना कस्टमरों के एंड पर ये वाले साइकोलॉजिस्ट, किसी भी कंपनी के साइकोलॉजिस्ट काम नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे बेच मतलब बना सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान को या अपनी सर्विसेज को पिच कर कर, है कि नहीं। एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट रख रखा होता है ना, और मैं ये बोलता कि जितने लोगों के आपके पास कॉल आए, और वो कोई लेडी होती, कोई जेंट्स होता, कुछ भी हो सकता था, मैंने लेकिन ऐसे किसी साइकोलॉजिस्ट को मान लो हायर करके रखा हुआ है कि जो भी कॉल आए तो तुम उनको मेरे ट्रू IAS एंड PCS का फाउंडेशन कोर्स इस प्रकार से पिच करना कि सामने वाला मान ही जाए लेने के लिए, समझ रहे हो, और कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाए। तो यानी कि ये काम या तो उसका हो सकता है, या फिर मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है और मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रू IAS एंड PCS की, जहाँ पर मैं स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, मेरे बड़े सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ हैं, और वहाँ पर मैंने एक ऐसी डेडिकेटेड टीम रखी हुई है जो लोग ना कॉलिंग का काम करते हैं। तो मान लो कॉलिंग के कामों के अलावा मैंने एक साइकोलॉजिस्ट भी रख लिया ऐसा, ठीक है, जिसको मैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने महारत हासिल कर रखी होती है, अभी आपने देखा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में और सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में। तो वो मेरे कॉलिंग स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं कि आपको कस्टमरों से बात कैसे करनी है, पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, स्टूडेंट का जब कॉल आएगा तो उनको कैसे जो कोर्सेज हैं वो पिच करने हैं, कैसे उनको वो कोर्सेज बेचने हैं, कैसे कोई मना करके ना जाए, ये इस प्रकार से भी डील कर सकते हैं। समझ गए। तो कस्टमर इन द एंड मतलब बेसिकली सेटिस्फाई हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए। कस्टमरों का अगर मन खुश हो जाता है तो कस्टमर तो मतलब चाहे गुड हो, सामान हो, टेंजिबल आइटम हो, या फिर इनटेंजिबल आइटम हो इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, तो उसको तो अवेल करेगा ही करेगा कस्टमर। समझ गया कांशा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन फील्ड को समझते हैं, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आकांक्षा नाम से पढ़कर क्या लग रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे उनका क्या रोल होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में जो लोग काम करेंगे, ठीक है, तो दे विल स्टडी हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। सभी एज ग्रुप के लोग जो हैं उनकी लर्निंग पावर कैसी है। अब आप कहोगे कि सभी एज ग्रुप के लोगों को यहाँ पर क्यों कंसिडर करा जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड दोस्तों बहुत वाइड फील्ड होती है। एजुकेशन से आप क्या समझते हो कि एजुकेशन क्या सिर्फ स्कूल लेवल की पढ़ाई है, नर्सरी KG लेवल की पढ़ाई है, या UPSC की पढ़ाई एजुकेशन है, या कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई एजुकेशन है। एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग हो सकती है और वो तो किसी भी फील्ड में हो सकती है। एक इंसान अपने जीवन में किसी भी चीज़ को कभी भी सीख सकता है,
तो डैट इज़ एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन को अगर आप डिग्री के बेसिस पर समझना चाहते हो तो तब भी तो हमारे लाइफ में बहुत एक बड़ी रेंज चलती है कि हम पहले प्ले स्कूल जा रहे हैं, LKG UKG फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास है, उसके बाद हमारे कॉलेजेस के ईयर्स हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MPhil है, PhD है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है। तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड स्टडी करती है कि लोग सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो हैं उनकी लर्निंग पावर कैसी है। बात यहाँ पर सिर्फ लर्निंग पावर की टेस्ट करने की नहीं है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली वो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स को प्रिपेयर करते हैं जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से वो लोगों को ट्रेन कर सकते हैं इन बोथ एजुकेशनल सेटिंग एंड वर्क सेटिंग। अब एजुकेशन जैसा कि मैंने आपको बोला सिर्फ किताबी ज्ञान को, सिर्फ डिग्री वाले ज्ञान को एजुकेशन नहीं बोलते हैं। आप जिस जगह पर काम कर रहे हो उस बिजनेस के बारे में, उस काम के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दे हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स। ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यानी कि वर्क सेटिंग तो कुछ भी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, किसी की कोई फैक्ट्री हो सकती है, किसी का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। वहाँ पर ये इस प्रकार के मेथड्स, हथकंडे को डेवलप करने की, बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से लोगों को ट्रेन करा जा सके इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग। यहाँ पर इनका जो लेना देना होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का, दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इशूज ऑफ रेलिवेंस फॉर एजुकेशन। यानी कि रिसर्च भी करते रहते हैं ऐसे इशूज़ पर, ऐसे मुद्दों पर जिसकी रेलेवेंस हो, जिसकी अहमियत हो एजुकेशन की फील्ड में, काउंसलिंग के लिए एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। काउंसलिंग भी मतलब जैसे करियर गाइडेंस देना, करियर एडवाइस देना कि आफ्टर स्कूलिंग किसी को क्या करियर परस्यू करना चाहिए। इससे रिलेटेड एक फील्ड भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्कूल साइकोलॉजी। ठीक है, स्कूल साइकोलॉजी भी आप समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पर किसी स्कूल साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसका जो करियर है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित हो सकता है। उसको जो काम करना है, काम करने का जो दायरा है, नॉट करियर, काम करने का जो दायरा है वो स्कूल तक सीमित हो सकता है। तो स्कूल साइकोलॉजी की जो फील्ड है इसका लेना देना है ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने से लेकर जिसके द्वारा इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट हो सके बच्चों की, इंक्लूडिंग उन बच्चों की जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं या फिर जिनका आईक्यू जो होता है वो 70 से कम होता है, जिनका आईक्यू 70 से कम होता है। अब 70 से कम आईक्यू वाले जो लोग होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, दूसरा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और चौथा होता है प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, प्रोफाउंड वाले इनकी आईक्यू सबसे कम होती है, 25 से भी कम होती है इनकी आईक्यू, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। लेकिन जिनकी आईक्यू 70 के आसपास है तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे बच्चों को भी, मे नॉट गॉड डू सो ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अब नाम हमें लेना होता है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द पीपल, दीज आर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे करके कैसे सिखाया जा सकता है। किसी किसी को हो सकता है कि लर्निंग डिसऑर्डर्स हो, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, या फिर उसका जो दूसरा पार्ट आया था अभी सितारे ज़मीन पर। ठीक है, तारे ज़मीन पर दिस बॉय दर्शील वॉज सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसऑर्डर नोन एज डिसलेक्सिया। उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आमिर खान सिर्फ इसका यहाँ पर टीचर नहीं था बल्कि एक प्रकार से साइकोलॉजिस्ट बनकर उसकी मदद करता हुआ दिखता है हमें। और उसी के साथ स्पेशल नीड्स के बच्चों के ऊपर इसका दूसरा पार्ट आया था अभी लास्ट ईयर, या आई थिंक इस साल के स्टार्टिंग में, जिस मूवी का नाम था
ये सितारे ज़मीन पर। तो यहाँ पर बात करी गई थी उन बच्चों की, दोज हु हैव स्पेशल नीड्स, या जिनका आईक्यू जो है वो 70 से कम है, ठीक है। तो वो कैसे लर्निंग वगैरह को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका लर्निंग आउटकम कैसे बेटर तरीके से निकल कर आ सकता है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन सारी फील्ड्स में जो है बेसिकली काम करते हैं। उसके बाद दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग। इन सारी नॉलेज को वो स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर, कि स्कूल के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनके लर्निंग आउटकम्स को कैसे निकाला जा सकता है। एक स्कूल के अंदर हो सकता है कि कुछ क्लासरूम्स हो जहाँ पर स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे सुधार सकते हैं, उनका स्कूल का करिकुलम जो है वो बेसिकली कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और नॉर्मल जो लोग होते हैं, दोज हु आर हैविंग आईक्यू बिलो आईक्यू अबव 70, वो बेसिकली किस तरीके से अपने लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस कर सकते हैं, उनको करियर गाइडेंस कैसे मिलेगी, और उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स को पढ़ने लिखने में हो सकता है कि किसी का कुछ सिलेबस ना कंप्लीट हो रहा हो, या पर्सन जो है, बच्चा जो है वो ओवरबर्डन फील कर रहा हो स्कूल के करिकुलम के साथ, स्कूल के सिलेबस के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, दीज आर लुक्ड आफ्टर बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप उनको स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो अगर वो स्कूल की सेटिंग के अंदर ही सिर्फ काम कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा फिर साइकोलॉजी की एक स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड होती है, डैट इज नोन एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से हम प्लेयर्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके मोटिवेशन को इन्हेंस करके। अब मोटिवेशन की भी दोस्तों आप जानते हो कि दो प्रकार की परिभाषाएं होती है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है आकांक्षा, और ऐसा क्यों? आपका जो भी आंसर है कि कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उसका रीज़न भी बताना कि आपको क्यों लगता है कि वो वाला मोटिवेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक, ऐसा क्यों? आंसर क्या है? एक तो इंटरनली होता है, मतलब बाहर से कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन अगर आपके सीने के अंदर आग नहीं है कुछ करने की, है ना, तो खुदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो ज़्यादा इफेक्टिव मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। लेकिन ऐसा भी हम कह सकते हैं ना काशा, कि इंट्रिंसिक ज़्यादा इफेक्टिव इंट्रिंसिक होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागरूक करने के लिए कभी कभार हो सकता है कि हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े लाइफ में, है ना। बाहर से पहले कोई रास्ता दिखा दे, सीने के अंदर आग लगा दे, और तब उसके बाद इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जो ज्वाला है वो जलती रहे एक पर्सन के दिलो दिमाग में, है ना। तो दोनों प्रकार के मोटिवेशन अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ये रिलेटिवली न्यू फील्ड है, बट इट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, प्लेयर्स के मोटिवेशन वगैरह को एनहेंस करने के लिए ये वाली चीज़ें काम आती हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि व्हाट आर द अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, अदर इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो होती है और एप्लीकेशन जो है साइकोलॉजी की फील्ड में, इसकी वजह से नए नए एरियाज जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, और ये चीज़ हमारे सिलेबस में गिवन है। हम इन सारे वर्ड्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये वाली इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं होती है, यहाँ पर तो सिर्फ वर्ड्स दे रखे हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल से उसको पढ़ेंगे हम। जैसे एक होती है एविएशन साइकोलॉजी। एविएशन का मतलब क्या होता है आकांक्षा? एरोप्लेन, एरोप्लेन वगैरह वाला सेक्टर, वेरी गुड। स्पेस साइकोलॉजी, स्पेस क्या, स्पेस का यहां पर क्या मतलब है? जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना, जो आउटर स्पेस वगैरह में जो काम करते हैं, ये वो वाली साइकोलॉजी होती है। अब यहां पर हम बेसिकली ऐसी बातें पढ़ने वाले होते हैं। अब देखो आउटर स्पेस के अंदर, जैसे सुनीता विलियम्स का आपने नाम सुना होगा, है ना। इतने इतने समय के लिए लोग जो हैं, हफ्तों हफ्तों के लिए, महीनों महीनों के लिए, कभी कभार साल से ऊपर बाहर रहते हैं, होता है ऐसा आउटर स्पेस में।
सब कुछ रिस्की है, बॉडी पोस्चर वगैरह, बॉडी के मूवमेंट्स और ब्लड वेसल्स के अंदर खून का फ्लो, खाना पीना, लाइफस्टाइल वगैरह पूरी चेंज हो जाती है। उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। और ऐसा भी देखा गया आकांक्षा कि जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिन्होंने वक्त बिताया होता है, अर्थ पर आकर उनको बहुत हफ्तों तक ये भी दिक्कत रहती है कि दे हैव मतलब वो भूल चुके हैं हाउ टू वॉक। मतलब उनको चलना आता है लेकिन उनसे चला नहीं जाता है। क्यों? अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है। आउटर स्पेस में जब आप फ्री फ्लो होते हो तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो उनसे चला नहीं जाता इतना इजीली। ठीक है। उसके बाद फील्ड आती है मिलिट्री साइकोलॉजी की। ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजी में हम लोग जो हैं वो डील करते हैं आर्म फोर्सेस के साथ। ओके, दैट इज नोन एज द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजी। उसके बाद फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात होती है। आकांक्षा, ये वर्ड क्या होता है फॉरेंसिक? डेड बॉडीज वगैरह, जैसे पोस्टमार्टम सुना है आपने? हाँ, उसकी ये चीज़ होती है। अब ये कैसे वर्क करती है, सारी फील्ड से हम डिटेल में बात करेंगे। फिर रूरल साइकोलॉजी, गांव के बारे में। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड। मैनेजरियल साइकोलॉजी, जैसे हम इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में ये मैनेजर्स और स्टाफ के रिलेशन को पढ़ रहे थे, तो इसके लिए एक स्पेशलाइज फील्ड होती है मैनेजरियल साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी हद तक सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजी ऑफ विमेन, देखो ये भी एक स्पेशलाइज फील्ड है। देखो यहाँ पर नाम लिया जा रहा है साइकोलॉजी ऑफ विमेन। औरतों की साइकोलॉजी को भी समझने के लिए एक फील्ड है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीति के इश्यूज को समझने के लिए। ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ विमेन ही क्यों है? बिकॉज विमेन को समझना कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड विमेन की साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा, मतलब समाज वालों को ऐसा लगता है और ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है कि दे हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। पता है क्यों? नेचुरल तरीके से विमेन आर मच मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू मैन, एंड विमेन फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज बॉडीली, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके ऊपर पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल अब विमेन कैन फेस, अब ऐसा नहीं है कि सभी औरतों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक रिसर्च मैंने करी हुई है और जो मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो सम रिसर्च आर्टिकल, सम मतलब साइंटिफिक मैगजीन से डैट ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द विमेन, ये तो बॉडीली इशू हो गया, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज भी औरतों को होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मूड स्विंग्स, है ना। और ये जो साइकोलॉजी ऑफ विमेन है, इसको एक स्पेशलाइजेशन की फील्ड बोलने का यहाँ पर ये भी मतलब है, बिकॉज इन मैनी सोसाइटीज विमेन आर डिसरिस्पेक्टेड, विमेन आर इग्नोर्ड, दे फील मार्जिनलाइज्ड, उनको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता पैट्रियार्कल समाज के द्वारा, है ना। उनको अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। कभी कभार अधिकार मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं भी मिलते हैं। और जैसा कि हम इंडियन सोसाइटी और मीन्स वगैरह के लेक्चर्स में जैसे पढ़ते रहते हैं ना, जीएस वगैरह में, आकांक्षा के पेट्रियार्कल के इशूज़ हैं, फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड के इशूज़ हैं, है ना। तो ये सब, और जो विमेन को इग्नोर करा जा रहा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें औरतों को मानसिक रूप से बचपन से ही कहीं ना कहीं धीरे 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 करके प्रभावित करते हैं। और वे कभी कभार जो है वो पूरा का पूरा एक औरत की ज़िंदगी में एक स्ट्रेस का, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का, एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का एक पहाड़ खड़ा हो सकता है उसके दिलो दिमाग में। तो यहाँ पर जो विमेन को जो इश्यूज प्रभावित करते हैं, तो दे आर नॉट वन, दे आर मैनी। एंड जैसा कि जो आपका क्वेश्चन था कि सर यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी विमेन ही क्यों लिखा हुआ है, मेल मैन क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज मैन in every society, in any society of the world, they are not ignored, they are not discriminated as compared to that of women। जितने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट और बहुत सारे इशू मतलब सामाजिक इश्यूज जो होते हैं वो उनको प्रभावित करते हैं। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? इसलिए साइकोलॉजी ऑफ विमेन की स्टडी जो है वो एक स्पेशलाइजेशन की फील्ड है। तो इसी के साथ आकांक्षा
फाइनली दोस्तों हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट करा, दैट वाज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सभी की सभी ब्रांचेस को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करा, और लास्ट में कुछ अदर जो इमर्जिंग ब्रांचेस हैं उसके नामों को भी हमने देखा डिटेल तरीके से। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।